ध्रुव कमरे में इधर से उधर टहलते हुए परेशान सा लग रहा था। ज्येष्ठा हॉल में सबके साथ बिजी थी। आखिर घर में एक रिश्ता जो जुड़ने जा रहा था। ध्रुव खुद से ही सवाल करता है। सोच सोच कर दिमाग खराब हो गया है। आखिर आप गलत हैं या सही मॉम? ध्रुव की इतना ही बोला था कि दरवाजे की तरफ से आवाज़ आती है। आपकी माँ गलत नहीं थी। आवाज़ सुनते ही ध्रुव दरवाजे की तरफ देखता है, जहाँ विकासा जी शाम के कुछ नाश्ते लिए खड़ी थी। विकासा कदमों को बढ़ाते हुए टेबल पर नाश्ता रखती हैं और ध्रुव को बैठने का इशारा करती हैं। ध्रुव बैठकर विकासा को देखते हुए कहता है, आंटी, मैं आपसे पूछने ही वाला था, लेकिन कभी वक्त ही नहीं मिला। मैं अपनी मॉम के बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने भाई के मॉम की जगह क्यों ली। जब डैड शादीशुदा थे तो फिर उन्होंने उनसे शादी क्यों की, जबकि भाई की मॉम जिंदा थी। विकासा ध्रुव के बेचैन मन को अच्छे से समझ रही थी। विकासा सामने देखती हुई कहती हैं, देखने पर तो सही लगेगा कि वृंदा ही गलत थी। उसने एक शादीशुदा इंसान से शादी की, किसी और के पति को छीना था। लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। वृंदा ने प्रवीण को नहीं छीना था, बल्कि कायरा ने वृंदा से प्रवीण को छीना था। कायरा रुद्राज की माँ। ध्रुव बहुत ज़्यादा उलझन में पड़ जाता है। वह खुद को एकदम से अब रोक नहीं पाता, तो वह सीधे ही विकासा जी से सवाल करता है, कायरा, मिस रुद्राज भाई की माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? उनकी शादी तो पहले हुई थी, तो कैसे मॉम से डैड को छीन सकती हैं? विकासा की नज़र अब ध्रुव पर चली जाती। वह ध्रुव को देखकर कहती हैं, कॉलेज टाइम से ही प्रवीण और वृंदा एक दूसरे से प्यार कर रहे थे और कायरा प्रवीण के पीछे पागल थी। वह किसी भी तरह से बस प्रवीण को पाना चाहती थी। जैसे जैसे वक्त बीतते गया, कायरा का पागलपन भी बढ़ता गया। कुछ वक्त बाद प्रवीण की मजबूरी से प्रवीण और वृंदा की सगाई हो गई। सगाई के कुछ दिन बाद ही प्रवीण और वृंदा के बीच पति पत्नी का रिश्ता भी बन चुका था और अपनी आगे की जिंदगी के लिए दोनों ही बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन कायरा ने प्रवीण को ड्रग्स देकर पूरी रात गुजार ली और कुछ वक्त में ही वह प्रेग्नेंट हो गई। बच्चे की वजह से प्रवीण की फैमिली ने कायरा से उसकी शादी करा दी। वृंदा पूरी तरह से टूट चुकी थी। हालांकि प्रवीण ने कभी भी कायरा को अपनी पत्नी नहीं माना था। शादी के बाद उसने उसे ना कभी देखा और ना ही कभी छुआ था। कुछ महीने बाद कायरा ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन प्रवीण कायरा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। वो तो बस किसी भी तरह से कायरा से पीछा छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने उस बच्चे तक को कभी नहीं देखा। कुछ 3 साल बाद हमें ही पता चला कि आप वृंदा की कोख में हैं। यह बात प्रवीण को भी पता चल चुकी थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो कायरा को डिवोर्स देकर वृंदा से शादी करेंगे। लेकिन कायरा ने प्रवीण को साफ इनकार कर दिया कि वह डिवोर्स नहीं देंगी। प्रवीण थक हार कर ऐसे ही वृंदा को लेने आ गए, लेकिन माँ ने प्रवीण को वृंदा को ले जाने से मना कर दिया। वृंदा भी माँ की बात ना मानकर प्रवीण के साथ चली गई। वह कभी नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे को कोई नाजायज बोले।
उसी पल से माँ ने भी नाराजगी में वृंदा से मुंह मोड़ लिया। वृंदा जब गई थी तो उसके कुछ वक्त बाद ही हमें पता चला कि कायरा ने प्रवीण और वृंदा को फंसाने के लिए सुसाइड कर लिया। वो कभी भी दोनों को एक साथ में नहीं देख सकती थी, इसलिए उन्हें अलग करने के लिए उन्होंने खुद की ही जान ले ली। सारे सबूत कायरा के खिलाफ थे, इसलिए प्रवीण और वृंदा को कानून ने कुछ नहीं किया। बोलते हुए विकासा जी अब एकदम से चुप हो जाती हैं। फिर ध्रुव के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहती हैं, उसके कुछ सालों बाद हमें खबर मिली कि प्रवीण और वृंदा को किसी ने मार दिया है। हम सब परेशान होकर आपको ढूंढ ही रहे थे कि हमें आपकी बहुत चिंता हो रही थी। वक्त बीतता गया लेकिन आप हमें नहीं मिले। हमने तो उम्मीद ही खो दी थी। कहते हुए विकासा जी ध्रुव के माथे को चूम लेती हैं। फिर पीछे हटकर ध्रुव के हाथों को पकड़कर कहती हैं, लेकिन जब हमने आपको उस दिन हॉस्पिटल में देखा तो हमारी उम्मीद जग गई। विकासा के इतना ममता भरे स्पर्श को महसूस करके ध्रुव को बहुत ही अच्छा लगता है। अपनी माँ के बारे में जान के ध्रुव को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसके साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था। ध्रुव विकासा जी को देखते हुए कहता है, आंटी, हमने एक फ़ोटो फ्रेम में डैडा के साथ आपकी फ़ोटो देखी थी। आप डैडा को पहले से जानती थी? ध्रुव के इतना बोलते ही विकासा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, मैं और प्रवीण बेस्ट फ्रेंड थे। उसी वजह से वृंदा की पहचान प्रवीण से हुई थी। विकासा टेबल से प्लेट उठाते हुए बोलती हैं कि उन्हें सिगरेट की पैकेट दिखती है। यह देखते ही विकासा जी घूरकर ध्रुव को देखते हुए कहती हैं, क्या आप नशा करते हैं? ध्रुव भी टेबल पर सिगरेट की पैकेट देखता है और नॉर्मली कहता है, आंटी कभी कभी कर। वह इतना बोलती हैं कि विकासा उनके कान को पकड़ लेती हैं और फिर नाराज़गी से कहती हैं, आज के बाद अगर आपने इसे देखा भी तो आपकी खैर नहीं। ध्रुव चिल्लाते हुए छुड़ाने लगता है कि अंदर आते हुए ज्येष्ठा कहती है, बिल्कुल मत छोड़िए इसे। मैंने इसे कितनी बार मना किया, लेकिन ये हैं कि सुनते ही नहीं। आप ही इन्हें समझाइए। ध्रुव अब घूर कर ज्येष्ठा को देखता है तो ज्येष्ठा उसे इग्नोर करते हुए वहीं चेयर पर बैठती है और विकासा जी जो स्नैक्स लाई थी उसे उठाकर आराम से खाने लगती हैं। वहीं विकासा जी बस ध्रुव को डांटे ही जा रही थी और ज्येष्ठा स्नैक खाते हुए एंजॉय कर रही थी। कुछ देर तक डांटने के बाद वह सिगरेट का पैकेट उठाती हैं और फिर ज्येष्ठा को देखते हुए कहती हैं, अब अगर इन्होंने फिर से नशा किया तो आप मुझे फिर से बताइएगा, फिर देखना मैं इनका क्या करती हूँ। ध्रुव बेचारा चुपचाप सा बैठा विकासा जी की डांट खा रहा था। विकासा अब कमरे से चली जाती हैं तो ज्येष्ठा ध्रुव को देखकर जोर से हंसने लगती हैं। ध्रुव बेड से उठकर दरवाजे को अंदर से लॉक करता है और ज्येष्ठा की तरफ देखकर डेविल स्माइल देते हुए कहता है, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? अब मैं तुम्हें बताता हूँ। ज्येष्ठा अपनी जगह से खड़ी होती है और सीधे बेड पर चढ़कर कहती हैं, ध्रुव तुम कुछ नहीं करोगे? ध्रुव उसके पास जाते हुए कहता है, बिल्कुल करूँगा। बहुत हंस रही थी ना मुझ पर। इतना बोलते ही ध्रुव बेड पर चढ़ जाता है
ज्येष्ठा चिल्लाते हुए नीचे उतर जाती है। ध्रुव उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ता है। ज्येष्ठा कभी बेड पर चढ़ती है तो कभी सोफे पर। कुछ देरी तक दोनों चूहे बिल्ली की तरह पूरे कमरे में दौड़ते रहते हैं। फिर अचानक ही ध्रुव ज्येष्ठा को पकड़ लेता है। ज्येष्ठा अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए हाँफने लगती है। ध्रुव ज्येष्ठा के सीने को देखने लगता है, जो कि हाँफने की वजह से ऊपर से नीचे होते जा रहे थे। यह देखते ही ध्रुव ज्येष्ठा के होठों पर होठ रखकर किस करने लगता है। जैसे ही ज्येष्ठा को ध्रुव के होठों का एहसास होता है, वो भी ध्रुव के किस पर साथ देने लगती है। किस करते हुए ही ध्रुव ज्येष्ठा की साड़ी को उतारता है। ज्येष्ठा तो किस करने में इतनी उलझी हुई थी कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी साड़ी नीचे गिर चुकी है। कुछ पल में ज्येष्ठा ब्लाउज और पेटीकोट भी फर्श पर पड़ा होता है। ध्रुव ज्येष्ठा को उठाकर गर्दन पर किस करते हुए ही बेड की तरफ ले जाता है। ज्येष्ठा के हाथ ध्रुव के पूरे बालों में चलने लगते हैं और वह लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। ज्येष्ठा को बेड पर लेटाकर ध्रुव भी अपने सारे कपड़े उतार देता है। ज्येष्ठा अब एकटक उसे देखने लगती है। ध्रुव अब ज्येष्ठा के ऊपर आकर फिर एक बार उसके होठों को चूमने लगता है। चूमते ही ध्रुव ज्येष्ठा के इनर विनर को भी निकाल कर नीचे फेंक देता है और फिर उसे चूमने लगता है। वह ज्येष्ठा के शरीर को ऊपर से नीचे देखता है। यह देखकर ज्येष्ठा कुछ शर्मा सी जाती है। ध्रुव ज्येष्ठा और अपने ऊपर चादर को ओढ़कर ज्येष्ठा के सीने पर किस करते हुए उसके अंदर समा जाता है। ज्येष्ठा कसकर ध्रुव को पकड़ लेती है। ध्रुव अब किस करते हुए बाइट करने लगता है। वक्त के साथ ध्रुव वाइड होने लगता है और अपनी स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने लगता है। ज्येष्ठा आहें भरते हुए ध्रुव के बालों पर हाथ चला ही रही थी। ध्रुव हमेशा से ही वाइड होता था, जिसकी ज्येष्ठा को आदत हो चुकी थी। पहले वह बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, लेकिन वक्त के साथ उसकी बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ गई थी। मदहोशी में ध्रुव ज्येष्ठा के पूरे शरीर पर बाइट करने लगती है, जिससे ज्येष्ठा की आहें निकल जाती हैं। यह आवाज़ ध्रुव को स्पीड बढ़ाने पर और भी ज़्यादा मजबूर कर देती है। पूरे कमरे में ज्येष्ठा की सिसकियाँ सुनाई देती हैं। 2 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन ध्रुव रुकने का नाम ही नहीं लेता। ध्रुव अब पूरी तरह से थक चुका था। वहीं ज्येष्ठा भी थकी हुई आवाज़ में कहती है, ध्रुव प्लीज अब। और नहीं, मैं थक चुकी हूँ। ध्रुव रखकर ज्येष्ठा को देख, जो अब थक कर चूर हो चुकी थी। ज्येष्ठा की हालत को देखकर ध्रुव उसके ऊपर से हटकर साइड में लेट जाता है। ज्येष्ठा खुद को अच्छे से कवर करती है और ध्रुव को घूरते हुए कहती है, थोड़ा भी रहम नहीं कर सकते। ध्रुव कोहनी के बल ज्येष्ठा को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो सोच रहा था सुबह तक मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करता रहूं, लेकिन तुम तो 2 घंटे में ही थक गई। तो बताओ मैंने तुम पे कितना ज़्यादा रहम किया। ज्येष्ठा आँखें बड़ी करके ध्रुव को देखती है, फिर नज़रें फेर कर चादर उठाकर खुद के शरीर को देखती है। फिर ध्रुव को देख कर कहती है, पूरे स्किन की वाट लगा दी है तुमने। पता नहीं कल कितना ज़्यादा पेन होगा। यह सुनते ही अब तो ध्रुव सीरियस ही हो जाता है और अपनी जगह से उठकर अपना पैंट पहनकर ज्येष्ठा को गोद में उठाकर फिर वॉशरूम की तरफ ले जाता है।
कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर लाकर बेड पर उसे बिठा देता है। ज्येष्ठा बस अब ध्रुव को देखती रहती है। ध्रुव फर्स्ट एंड बॉक्स लेकर ज्येष्ठा को बैठ जाता है सामने और उसका बाथरोब उतारकर पूरे शरीर पर दवाई लगा देता है। ज्येष्ठा के होठों पर ध्रुव की केयर देखकर मुस्कुराहट आ जाती है। ध्रुव अब ज्येष्ठा को खड़ा करता है और कपड़े लेकर ज्येष्ठा के पास आता है। ध्रुव ज्येष्ठा को साड़ी पहना देता है और उसके शरीर को देखने लगता है। ज्येष्ठा ने इस वक्त जो ब्लाउज पहनी हुई थी उसमें उसके गर्दन पीठ पूरी तरह से ढक चुके थे। साड़ी से उसकी कमर और पेट की वाइट मांस ढक चुके थे। ज्येष्ठा मुस्कुराते हुए ध्रुव को गले लगा लेती है। ध्रुव सीरियस वे में कहता है, तुम्हारी खुशबू मुझे इस तरह से पागल कर देती है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाता। आई एम सॉरी बेबी। ध्रुव के मुंह से इतने समय बाद बेबी सुनकर ज्येष्ठा उससे अलग होकर उसे देखने लगती है। ध्रुव ज्येष्ठा के बालों को साइड करते हुए कहता है, पता नहीं क्यों लेकिन वाइफ से ज़्यादा तुम पर बेबी सूट करता है। ज्येष्ठा की मुस्कुराहट एकदम से बढ़ जाती है। वह उससे गले लगकर कहती है, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर मुंह बनाते हुए कहती है, बस खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, क्योंकि एक दिन में इतना सारा प्यार मैं नहीं सह पाती। वैसे तो मैं काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर लेती हूँ। कहते हुए ज्येष्ठा ध्रुव को देखती है तो ध्रुव मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर ज्येष्ठा के होठों को अपने होठों से छूकर पीछे हो जाता है। आदित्य के कमरे में दिव्या आदित्य के ऊपर बैठी हुई थी और उसका डायमंड का गिफ्ट देख रही थी। वहीं आदित्य बस दिव्या के चेहरे को देख रहा था। दिव्या गिफ्ट को साइड में रखकर आदित्य के सीने से लग जाती है और फिर उसके हाथ को पकड़कर चूम लेती है। दिव्या के ऐसा करते ही आदित्य दिव्या के माथे को चूम लेता है। दिव्या सर उठाकर आदित्य को देखती है तो दोनों की नज़रें आपस में मिल जाती हैं। दिव्या नज़रें हटाकर आदित्य के हाथ को पकड़कर कहती है, आपने कॉलेज के समय में मुझे इग्नोर क्यों किया? आदित्य अब बाहें चढ़ाते हुए कहता है, तुम मुझे नोटिस करती थी? दिव्या की चोरी जैसे पकड़ी गई हो। वह हड़बड़ाते हुए कहती है, मैं आपको किस लिए क्यों नोटिस करूँगी? कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़ी ही थी, पूरे कॉलेज की टॉपर थी। लोग मुझे नोटिस करते थे। अब आदित्य की पकड़ दिव्या पर कस जाती है और फिर कस के पकड़ते हुए कहता है, वाइफी तुम शायद भूल गई हो कि तुम कॉलेज की सेकेंड टॉपर थी। दिव्या झट से कहती है, वैसे टॉपर तो टॉपर होता है, चाहे वो फर्स्ट हो या सेकेंड, और वैसे भी फर्स्ट टॉपर होकर आपने क्या ही कर लिया? खुश तो मैं ही रहती थी। आप तो ऐसा मुंह बनाकर बैठे थे कि हमारा पूरा फोटो ही खराब कर देते। बोलते हुए दिव्या आदित्य को देखती है जो उसे ही घूर कर देख रहा था। दिव्या अपनी बातों को संभालते हुए कहती है, मैं तो बस ये कह रही थी कि आप फर्स्ट टॉपर हैं तो कैमरे के सामने तो थोड़ा मुस्कुरा ही सकते थे। आदित्य अब शांत से दिव्या को देखता है। कुछ पल दोनों शांत रहते हैं। दिव्या आदित्य को देखकर बहुत सीरियस होकर कहती है, आपने अभी तक अपने परिवार को क्यों नहीं अपनाया? आदित्य जो दिव्या की आंखों में ही देख रहा था
वह यह सब सुनते हुए अपनी आँखों को बंद कर लेता है। दिव्या आदित्य के सीने से हटकर अच्छे से बैठ जाती है। फिर आदित्य के चेहरे को देखकर कहती है, क्या आप उनसे नाराज हैं कि उन्होंने आपको बचपन से दूर कर दिया? आदित्य अपनी आंखें खोलकर दिव्या को देखता है, जो बहुत ज़्यादा सीरियस थी। दिव्या की सीरियसनेस देखकर आदित्य दिव्या को गोद में उठाकर खड़ा हो जाता है और सीधे बेड पर ले जाकर लेटाते हुए खुद भी लेट जाता है। आदित्य की खामोशी सी दिव्या बस उसे एकटक देखने लगती है। आदित्य दिव्या के गर्दन पर अपना चेहरा छुपा लेती है। दिव्या समझ जाती है कि आदित्य अपने दर्दों को छुपा रहा है, क्योंकि जब भी आदित्य किसी दर्द में होता है तो वह ऐसे ही खुद को दिव्या में छुपा लेता था। दिव्या आदित्य के बालों पर हाथ फेरते हुए अपने होठों से चूम लेती है। आज ही सुबह सिंघानिया विला में एक अलग ही रौनक फैली हुई थी। सभी इधर से उधर होते हुए कहीं जाने की तैयारी में थे। विकासा चिल्लाते हुए कहती है, दिव्या, हमने जो कहा था आप लेकर आई भी हैं या फिर नहीं? दिव्या किचन से कुछ सामान लेकर आते हुए कहती हैं, हाँ माँ, मैं ला रही हूँ। उसके पीछे ज्येष्ठा भी कुछ सामान लिए आते हुए दिव्या से कहती हैं, दिव्या, ये इतनी तैयारी कहाँ जाने की हो रही है? दिव्या ज्येष्ठा को देखते हुए कहती हैं, हमें भी नहीं पता, बस माँ ने कहा कि लेकर आऊँ तो बस आ गई। दिव्या और ज्येष्ठा सामने टेबल पर लेकर रख देती हैं सामान और विकासा से पूछने ही वाली होती हैं कि विकासा जल्दी से वहाँ से जाते हुए कहती हैं, पता नहीं अच्छे से तैयारी हुई भी है या फिर नहीं। दिव्या और ज्येष्ठा विकासा को देखते हुए फिर एक दूसरे को देखते हैं। तभी ध्रुव रेडी होकर ज्येष्ठा के पास आकर उसे गले लगाते हुए कहता है, वाइफ ही, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कहते हुए अलग होता है। फिर उसके माथे पर किस करता है। उनके मूवमेंट को देखकर दिव्या मुस्कुरा देती है। ध्रुव दिव्या को देखकर कहता है, बाय दिव्या। दिव्या मुस्कुराते हुए कहती है, बाय मिस्टर हीरो। ध्रुव दिव्या को देखकर मुस्कुराते हुए चला जाता है। कुछ ही देर बाद आदित्य भी ऑफिस के लिए हॉल से निकलने लगता है। दिव्या बस अब उसे एकटक देखने लगती है। दिव्या भी चाहती थी कि आदित्य ध्रुव की तरह उसे हक करके बोले, लेकिन आदित्य तो आदित्य है। वह अपने फ़ोन पर घुसकर ही सिर झुकाए हॉल से बाहर निकल जाता है। यह तो देखकर दिव्या का चेहरा मासूम सा बन जाता है। ज्येष्ठा को भी दिव्या की डिजायर समझ में आ रही थी, लेकिन वह तो कुछ कर ही नहीं सकती थी। दिव्या की उम्मीद अब भी टूटी नहीं थी। वह हॉल के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है तो उसके आंखों के सामने ही आदित्य की कार सिंघानिया विला से निकल जाती है। दिव्या की बची कुची उम्मीद पल भर में टूट जाती है। तभी तरुणा देवी की आवाज़ आती है, बीस तैयारियां सारी हो गईं? विकासा जी एक थाली को टेबल पर रख कर कहती हैं, हाँ माँ, बस तैयारी हो ही गई। तरुणा देवी सबको बुलाती हैं। सभी विला से निकल जाते हैं। तरुणा देवी, पृथ्वी, विकास और माया एक कार में बैठते हैं। दिव्या, ज्येष्ठा, अनुज, रूहान और गौरव एक कार में बैठते हैं। अर्जुन, रूही, रूहानी और रूमी एक कार में,
बाकी बचे सब ऑफिस चले जाते हैं। जैसे आदित्य, ध्रुव और अमर एक एक करके सारी कार हवा को चीरते हुए आगे बढ़ जाती है। दिव्या को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग कहाँ ही जा रहे हैं, इसलिए वह अनुज से ही पूछती है, हम सब कहाँ जा रहे हैं? अनुज अब चहकते हुए कहता है, मेरी और एक भाभी को लाने के लिए। दिव्या अब पूरी तरह से कंफ्यूज सी हो जाती है। दिव्या को ऐसा देखकर अनुज कहता है, हम अर्जुन भाई के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। यह सुनते ही पहले तो दिव्या एकदम से खुश होती है, लेकिन जैसे ही उसे प्रीत की याद आती है, वह अब एकदम से खामोश सी हो जाती है।